हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बेस्ट सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान के भूगोल के सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर जानेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। क्लास 10 भूगोल में कुल 7 अध्याय हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 संसाधन एवं विकास। दूसरे नंबर का अध्याय है वन एवं वन्यजीव संसाधन और तीसरा अध्याय है जल संसाधन और नंबर 4 अध्याय है कृषि और नंबर 5 अध्याय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। नंबर 6 अध्याय है विनिर्माण उद्योग और अंतिम अध्याय नंबर 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब हम अध्याय 1 पढ़ते हैं जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। क्लास 10 समाज विज्ञान भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। सबसे पहले समझेंगे संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति से अर्थात कुदरत से प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं वे संसाधन कहलाती हैं। अर्थात जो हम धरती से या ज़मीन से जो कुछ लेते हैं, पेड़ पौधों से या खेतों से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इन सबको हम संसाधन कहते हैं। सबसे पहला बहुविकल्प ये है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। भूमि इनमें से प्राकृतिक संसाधन है। भूमि अर्थात धरती जमीन, जिस सन 2020-24 में यूपी बोर्ड में पूछा गया। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें इसका उत्तर है सीमेंट। सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। बाकी सब लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। ये पत्थरों को पीस कर बनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। सन 2024 यूपी बोर्ड में पूछा गया। यह हुआ था 1992 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ये पाई जाती है गुजरात में। पाँचवें प्रश्न ये है कि पाँचवें प्रश्न पर्वतों अर्थात पहाड़ों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। सबसे पहले समझो मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत का खिसक जाना, चाहे पानी से खिसके या वायु अर्थात हवा से खिसके, ये कहलाता है मृदा अपरदन। जब मिट्टी की ऊपरी परत खिसक जाती है तो मिट्टी अर्थात खेत का उपजाऊपन कम हो जाता है। तो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उन पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। हिमनद। हिमनद है वहाँ पर। खा वाला सही। लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में। ए ऑप्शन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। अधिक सिंचाई। 8वां प्रश्न निम्नलिखित में से कपास अर्थात रुई के लिए कौन सी मिट्टी अर्थात मृदा उत्तम उपयुक्त है। इसमें आपका सही आंसर है ए वाला है काली मिट्टी, काली मृदा। वहाँ पर अच्छी कपास अर्थात रुई की खेती होती है। सबसे अधिक रुई की खेती अपने भारत में गुजरात के अंदर होती है। नंबर प्रश्न है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। इसके लिए है लेटराइट मृदा अर्थात लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती अच्छी होती है। भारत में सबसे अधिक चाय की खेती असम के अंदर होती है। सोपानी खेती अर्थात सीढ़ीदार खेती। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ियाँ बनाकर हर सीढ़ी पर एक किरैया बनाई जाती है। किस राज्य में की जाती है। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत पहाड़ हैं। अब इसका अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न में ये दिया है निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। इनमें से सभी। पोटाश भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, चूना भी होता है, सभी होते हैं जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त मानी गई है कृषि के लिए। 12वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। इनमें से है उड़ीसा। उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। इसका उत्तर सही है पंजाब में। इनमें से किस राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा कपास की खेती गुजरात में होती है, वहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र में भी काली मृदा है, वहाँ पर भी होती है, लेकिन गुजरात से कम होती है कपास की खेती महाराष्ट्र के अंदर। 15वां प्रश्न एजेंडा 21 का संबंध किससे है। डी वाला सही है ऑप्शन सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। यह आपका अध्याय 1 भूगोल का हुआ। अब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। भूगोल क्लास 10 अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। ये समाज विज्ञान भूगोल का अध्याय 2 है। सबसे पहला बहुविकल्प यह है निम्नलिखित में से किस राज्य में बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका सही आंसर आपका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में
बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान वह स्थान होता है जहाँ पर जीव जंतु अर्थात पशु और पेड़ पौधों को पाला जाता है, संरक्षण दिया जाता है, सरकार के अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट इसको अंडर में रखती है। गवर्नमेंट अपने अधिकारी लगाती है, इनकी रखवाली करवाती है और उन पर बाउंड्री करवाती है। उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये संरक्षित एरिया होते हैं, उसको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। चिपका आंदोलन किसके संबंधित है? वन संरक्षण। चिपका आंदोलन उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुआ था। यहाँ पर महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपका आंदोलन। ये वन संरक्षण से लिया गया है चिपका आंदोलन। भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब किस वर्ष लागू हुआ? इसका उत्तर है 1992 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? सन 2023 यूपी बोर्ड में पूछा गया। इसका सही उत्तर है 33। आपका अगला प्रश्न है नंबर 6 प्रश्न है आपका। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? इसका सही उत्तर है वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। 7वां प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सन 2020 यूपी बोर्ड में पूछा गया। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अर्थात पार्क। 8वां प्रश्न निम्नलिखित में से हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना अर्थात पेड़ पौधे, उनको हरा सोना कहा गया है। इसमें से हरा सोना कौन है? प्राकृतिक वनस्पति, कुदरती पेड़ पौधे। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे। ये ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न भारत में कुल कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। मिट्टी का अर्थ मृदा होता है। मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। मिट्टी और मृदा दोनों एक ही हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ये 8 मृदा पाई जाती हैं भारत में, उसके नाम देखिए आप। सबसे पहला जलोढ़ मृदा, इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। काली मृदा, इसको इंग्लिश में ब्लैक सॉइल कहते हैं। तीसरी है लाल व पीली मृदा, इसको रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। चौथी है लेटराइट मृदा, इसको कहते हैं लेटराइट सॉइल कहते हैं। 5वीं है पर्वतीय मृदा, इसको कहते हैं माउंटेन अर्थात फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। छठी है शुष्क मृदा, रेगिस्तानी मृदा, ये रेगिस्तान में पाई जाती है, इसको इंग्लिश में एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल कहते हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा, सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल होती है। ये लवणीय अर्थात जिसमें नमक होता है, ऐसी मृदा जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं लवणीय मृदा। और 8वीं है दलदली मृदा, इसमें पानी होगा कुछ मिला हुआ और ये दलदल सा होगा, कांप जैसा, इसको अंग्रेजी में मार्शी सॉइल और पीटी सॉइल भी कहते हैं। ये रहा आपका अध्याय नंबर 2 भूगोल का। अब हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। समाज विज्ञान भूगोल क्लास 10 यूपी बोर्ड अध्याय 3 जल संसाधन। सबसे पहला बहुविकल्पीय है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका राइट ऑप्शन है आपका मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा है हौज खास जलीय निकाय स्थित कहाँ है? यह है दिल्ली में। तीसरा प्रश्न है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? इसका सही उत्तर है दामोदर। चौथा है बहुउद्देशीय परियोजना अर्थात डाम अर्थात बांध। बांध को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? इसको कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। 5वां प्रश्न टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। 6वां प्रश्न है सरदार सरोवर बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध स्थित है। 7वां प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। ए ऑप्शन सही। 8वां प्रश्न है सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। 9वां प्रश्न बांधों को दूसरे नाम क्या दिया गया है? बांधों का दूसरा नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बांध अर्थात डाम, जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है, बहुत बिजली का उत्पादन किया जाता है वहीं पर। 10वां प्रश्न है जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 2023 यूपी बोर्ड में पूछा गया। 97.5% पानी जो है समुद्री जल में है, बाकी 2.5% पानी हमारी धरती के लिए है, खेती किसानी के लिए है, पीने के योग्य है। 11वां प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध कौन सी 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? इसका सही उत्तर है यह बना है कृष्णा नदी पर और ये
मौजूद कहाँ पर है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर मौजूद है नागार्जुन सागर बांध। 12वां प्रश्न, तुंगभद्र बांध कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तुंगभद्र धाम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। यह आपका अध्याय 3 भूगोल का पूरा हुआ। हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। समाज विज्ञान अध्याय 4 भूगोल का है ये, क्लास 10 यूपी बोर्ड। इसका नाम है कृषि। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं, इसको उर्दू में खेती किसानी कहते हैं। सबसे पहले इसके हम बहुविकल्पी पढ़ने से पहले इसका कुछ सारांश समझ लेते हैं। इस अध्याय के लिए कृषि को कितने प्रकार में बांटा गया? कृषि 3 प्रकार में बांटी गई। सबसे पहली कृषि है कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, फसलों के प्रकार, ऐसे हमने कृषि को बांट दिया गया। कृषि के प्रकार में पहली है आदिम निर्भर कृषि, जो पुराने ज़माने की कृषि की जाती है खेती किसानी के औजारों से, वह आदिम निर्भर कृषि कहलाती है। फिर गहन निर्भर कृषि, जो पूरा परिवार इसी पर ही निर्भर करता है, वो गहन निर्भर कृषि कहलाती है। इसी में अगला प्रकार है व्यापारिक कृषि। किसान अपनी खेती किसानी व्यापार के लिए करते हैं, बेचते हैं अपनी फसलों को, उससे मुनाफा कमाते हैं, ये व्यापारिक कृषि कहलाती है। बागानी कृषि कौन सी होती है? इसमें बागान किए जाते हैं, बागान, अमरूद के बाग, आम के बाग, आड़ू के बाग, ये सब बागानी कृषि में आते हैं, जितने भी बाग होते हैं। इसके अलावा मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं भारत में? खाद्य खाने वाली फसलें कौन कौन सी? देखो, चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, दालें, गन्ना आदि ये खाने वाली फसलें हैं। खाने वाली फसलों को खाद्य फसलें कहते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रकार की फसलें हैं तिलहनी फसलें, इनमें तेल निकलता है। तेल वाली फसल है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, सूर्यमुखी आदि, इनसे हम तेल निकालते हैं और उपयोग करते हैं। पेय फसलें अर्थात पीने वाली फसलें, हम कौन सी फसलों को पीते हैं? हम चाय पीते हैं। चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में। कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? कर्नाटक में। ये पेय फसलें हैं। इसके अलावा और भी प्रकार है बागवानी की फसलें कौन कौन सी हैं? फल और सब्जियाँ, फल उगाते हैं, सब्जियाँ भी उगाती हैं, बागवानी फसलों में गिना जाता है। रेशेदार फसलें, जिनसे हम कपड़े बनाते हैं, वो रेशेदार फसलें कहलाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? जूट और कपास या रुई, इनसे हम कपड़े बनाते हैं, ये हमारी रेशेदार फसलें होती हैं। फसलों के प्रकार और भी हैं। कौन कौन से मौसम होते हैं? मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार। सबसे पहला है रबी का मौसम। रबी का मौसम कब से कब तक होता है? ये फसलें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल तक काट ली जाती हैं खेतों में से। इसमें कई प्रकार हैं, इसके उदाहरण देखिए। गेहूँ है, ये ठंडों में बोया जाता है, ठंडों में तो आता है अक्टूबर। और इसके अलावा आलू है, सरसों है, ये सब, और दालें भी हैं, ये सब रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों का मौसम कौन सा होता है? खरीफ की फसल जून से ये बोई जाएंगी और अक्टूबर तक ये काट ली जाएंगी खेतों में से। इसमें आएगा सबसे पहला धान, बाजरा, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें होती हैं। जैद का मौसम फसलों का कौन सा होता है? अप्रैल और मई का मौसम होता है जैद की फसलों का। उदाहरण इसका है तरबूज, खरबूजा, खीरा, ज़मीनी खीरा, ये सब जैद की फसलों में गिने जाते हैं, आते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पी पढ़ते हैं अध्याय 4 के भूगोल के। सबसे पहला है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? एनसीईआरटी किताब में मौजूद है ये, सन 2024 सन 2020 में पूछा गया यूपी बोर्ड में। इसका सही उत्तर है काला चना है, जो काला कलर का चना, काला चना रबी की फसल में गिना जाएगा इसको। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो सन 2023-24 में यूपी बोर्ड में पूछा गया। दालें, दालें फलीदार फसलें हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जैद फसल का उदाहरण है? तरबूज, तरबूज अप्रैल मई में बोया जाता है खेतों में, ये जैद फसल का उदाहरण है। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती हैं खेतों में और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं खेतों में से। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? इसका सही उत्तर है आपका जूट। जूट एक रेशेदार फसल है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक जूट की खेती कहाँ की जाती है? ये खेती की जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ये पूर्व में स्थित है भारत के। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है? इनमें से है बी और सी दोनों, चना और धान, ये दोनों क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों का बोने का मौसम कौन सा होता है? जून का। और काटी कब जाती हैं? सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का प्रश्न, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है? गन्ना, गन्ना एक रोपड़ फसल है, ये बहुवर्षीय फसल है, पूरी वर्ष खेत में खड़ी रहती है। 8वां प्रश्न, भूदान
आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? ये आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। कर्तन दहन कृषि अर्थात झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? सन 2022-23 यूपी बोर्ड में पूछा गया। डी इसका उत्तर सही है। झूम कृषि होती है मिजोरम में। भारत का राज्य है मिजोरम। 10वां प्रश्न है, खरीफ की फसलों को बोने का सही समय क्या है? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। सन 2024-25 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है इसको। ये रहा आपका अध्याय 4। अब हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। समाज विज्ञान भूगोल क्लास 10 अध्याय 5। इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज अर्थात मिनरल्स। खनिज किसे कहते हैं ये समझिए। भूवैज्ञानिकों धरती का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को भूवैज्ञानिक कहते हैं। जो धरती के बारे में पढ़ाई करते हैं वैज्ञानिक, उनकी खोज करते हैं अंदर, उसको भूवैज्ञानिक कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ऊर्जा ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। ऊर्जा संसाधन ये वे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका उपयोग बिजली, गर्मी और परिवहन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ये सब ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसका दूसरा नाम यह है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये दो नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसको हम परिभाषित करते हैं, ये वे ऊर्जा के संसाधन हैं जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसे संसाधन कभी समाप्त नहीं होंगे, हम इनको बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अर्थात वायु की ऊर्जा, बायोगैस, जल विद्युत, पानी से बनने वाली बिजली। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं जो कभी ख़त्म ना होंगे। अगला प्रकार है इसका अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, या इसको दूसरा नाम दिया गया है परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसको अंग्रेजी में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसको हम परिभाषित करते हैं, ये वे ऊर्जा संसाधन हैं जो हम एक बार प्रयोग करते हैं और दोबारा ये संसाधन हमें नहीं मिलेंगे। ये यदि एक बार समाप्त हुए तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं पेट्रोल डाल के, पेट्रोलियम से बनता है कच्चा तेल। प्राकृतिक गैस जिससे हम खाना पकाते हैं और गाड़ी वगैरह चलाते हैं, इको चलती हैं। खनिजों का वर्गीकरण कैसे किया गया देखो। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज जो हमें ऊर्जा देते हैं। सबसे पहला है धात्विक खनिज, ये लौह खनिज, लोहे का अंश होता है इसके अंदर। लौह खनिज धातु है एक। दूसरा है अलौह खनिज, धातु है। इसमें इसका उदाहरण है तांबा, सीसा, जस्ता आदि, बॉक्साइट, ये सब अलौह खनिज में आते हैं। चौथा है बहुमूल्य खनिज, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, जैसे आभरक, नमक, पोटास, बलुआ पत्थर, संगमरमर, सल्फर चूना पत्थर, ये सब अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं। हम पढ़ेंगे अब ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। अब इसके बहुविकल्पीय पढ़ते हैं। इस अध्याय 5 के बहुविकल्पीय इसके ये हैं कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी ज़्यादा उत्पादक है? अभ्रक का है। एनसीईआरटी किताब में दिया है, 2020 यूपी बोर्ड में पूछा गया। दूसरा प्रश्न है झरिया प्रसिद्ध किसके लिए है? 2020 और 25 में पूछा गया यूपी बोर्ड में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। चौथा प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? पवन ऊर्जा अर्थात वायु से बनने वाली ऊर्जा। वायु के बड़े बड़े पंखे होते हैं, पंखे चलते हैं तब हमारी ऊर्जा बनती है। सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? यह है तमिलनाडु के अंदर, भारत में। पांचवा प्रकार है प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका ऑप्शन डी सही है, अनवीकरणीय योग्य है। छठा प्रश्न मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए है? मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, तेल शोधक कारखाने। तेल शोधक कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। सन 2020, सन 2022 यूपी बोर्ड में पूछा गया है इसको। यह आपका अध्याय 5 पूरा हुआ। अब हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। क्लास 10 समाज विज्ञान भूगोल
अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। विनिर्माण उद्योग इसका नाम है, अध्याय 6 है ये। सबसे पहले समझेंगे विनिर्माण किसे कहते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर वस्तु के निर्माण को विनिर्माण कहते हैं। उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग वे होते हैं फैक्ट्रियाँ, कारखाने जहाँ कच्चे पदार्थ से नई वस्तुएं बनती हैं, उसको उद्योग कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग, प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के अर्थात मालिकाना हक के आधार पर उद्योग, भार के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के उपलब्धता पर आधार पर उद्योग देखिए। पहला कृषि अर्थात किसानी पर आधारित उद्योग। इसमें पहला आ जाएगा चीनी, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, पटसन जूट से बना, रबड़, कागज पेड़ से बनता है, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसमें दूसरा प्रकार है इसी का ही, इसका नाम है खनिज पर आधारित हमारे उद्योग। इसमें आ जाएगा मोटर गाड़ी, सीमेंट, लोहा, इस्पात, इस्पात को अंग्रेजी में स्टील कहते हैं आदि। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग। तो इसका देखिए यहाँ पर, इसका ये है आधारभूत उद्योग। इसमें आ जाएगा सीमेंट। आधारभूत उद्योगों में क्या क्या आ जाएगा? सीमेंट, सीमेंट, लोहा, इस्पात, तांबा, पिघलन, एल्युमिनियम, ये हमारा एल्युमिनियम पिघलन है, एल्युमिनियम पिघलन आदि। उपभोक्ता के आधार पर साइकिल निर्माण, कागज, रेडियो, पेन, दंतमंजन सब उपभोक्ता के आधार पर आ जाएगा ये। अब दूसरा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तीसरा पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। इसमें आ जाएगा लघु उद्योग जो 1 करोड़ तक की लागत पर बनाए जाते हैं। इसमें आ जाएगा दूसरा वाला बृहत उद्योग जो 1 करोड़ से अधिक की लागत पर बनाए जाते हैं। स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक के आधार पर उद्योग। इसका सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनीज आ जाएंगी, भारत है भी इसके उदाहरण हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र, हिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग सब इसके अंतर्गत ये कंपनियों के नाम हैं। तीसरा है संयुक्त उद्योग, ऑल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, इसका उदाहरण है। चौथा है डी सहकारी उद्योग। इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल उद्योग आदि इसके अंदर आ जाएंगे। हम इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय पढ़ते हैं। सबसे पहला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एनसीईआरटी किताब में दिया, सन 2023-24 में यूपी बोर्ड में पूछा गया। इसका सही उत्तर है सीमेंट। सीमेंट इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम पिघलन। इसका सही उत्तर है ए वाला। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? इसका सही उत्तर है सीमेंट, सही है ए वाला। चौथा है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है सूती वस्त्र उद्योग, कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पर कृषि का माल आता है, खेती किसानी का माल यहाँ आता है, फिर कपड़े बनते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? डी वाला सही है, लौह इस्पात। छठा प्रश्न लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? लूमेज का संबंध वस्त्र निर्माण से है। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक अर्थात जहां बिजली का सामान बनता है राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है बेंगलोर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। बहुत इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण यहीं पे बनते हैं बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि आठवां निम्नलिखित में से एक आधारभूत उद्योग नहीं है। यह है सूती वस्त्र उद्योग, आधारभूत उद्योग नहीं है। ये रहा आपका छठा अध्याय। हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। समाज विज्ञान भूगोल, क्लास 10, कक्षा 10, अध्याय 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिवहन के साधन। सबसे पहला स्थल, फिर जल, फिर वायु। स्थल क्या है? जो धरती पर चलने वाली परिवहन के साधन होते हैं उसको स्थल कहते हैं। जल में चलने वाले साधन, वायु में चलने वाले साधन। सबसे पहले आप समझिए परिवहन किसे हैं। परिवहन वो होता है जो हमारा सामान या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है या सवारियों को लेके जाता है, वो हमारा परिवहन का साधन कहलाता है। सबसे पहले देखिए स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में क्या आएगा? सड़क परिवहन, दूसरा आ जाएगा रेल परिवहन, पाइपलाइन,
जल परिवहन में क्या जाएगा, आंतरिक जल परिवहन, जो हमारे एक देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है वो आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। समुद्री परिवहन क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है, उसके द्वारा समुद्री परिवहन कहलाता है। वायु परिवहन के दो प्रकार हैं, घरेलू विमान सेवा, जो एक देश के अंदर ही विमान उड़ाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ही देश के अंदर लोग जाते हैं, वो घरेलू विमान सेवा कहलाती है। इसके अलावा होती है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, जो एक देश से दूसरे देश तक लोग जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के अंतर्गत आता है। तो घरेलू विमान सेवा में कौन आ जाएगा, सार्वजनिक प्राधिकरण, दूसरा जाएगा निजी विमान सेवा। अब हम इसके बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ शब्दावली देख लेते हैं। व्यापार किसे कहते हैं, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अर्थात लेना देना व्यापार कहलाता है। दूसरा है, व्यापार को अंग्रेजी में बिजनेस कहते हैं। दूसरा, व्यापारी कौन होता है अर्थात बिजनेसमैन कौन होता है, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन अर्थात रेलगाड़ी, ट्रक, पानी का जहाज आदि द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और अपनी आय अर्थात कमाई प्राप्त करते हैं, वे लोग व्यापारी कहलाते हैं। इसका तीसरी शब्दावली है, आयात किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंपोर्ट कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश से वस्तुएं सेवाएं खरीदता है तब यह आयात कहलाता है। जैसे हमारा देश भारत कच्चा तेल सऊदी अरब ईरान से खरीदता है, तब हमारा भारत देश कच्चे तेल का आयात करता है। किससे करता है, सऊदी अरब ईरान से, रूस से भी करता है। निर्यात किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश को वस्तुएं सेवाएं बेचता है तब ये निर्यात कहलाता है। जैसे हमारा देश भारत अनाज, गेहूं, चावल को सऊदी अरब, दुबई, अफ़गानिस्तान के हाथों बेचता है, तब ये निर्यात कहलाता है। एक देश दूसरे देश के हाथों अपना सामान बेचता है। पाँचवीं इसकी शब्दावली है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब दो देशों के बीच या उससे अधिक देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं का लेन देन होता है तब यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसका पहला बहुविकल्प यह है, निम्नलिखित में से दो दूर स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, सिलचर तथा पोरबंदर। पश्चिम में पोरबंदर गुजरात के अंदर, सिलचर है अरुणाचल प्रदेश के पास। सिलचर से पोरबंदर तक पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए ये दो रोड हैं, बहुत चौड़े रोड हैं, हाईवे हैं ये। इसका बहुविकल्पी नंबर 2 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित, यह है सी वाला, सड़क परिवहन से। सन 2025 एग्जाम में आया यूपी बोर्ड। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजय पुजारी जगदीशपुर लाइन पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है, इसका यह है बी वाला सही है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, ये पाइपलाइन है ये गैस की। चौथा है, इनमें से कौन सा पत्तन अर्थात बंदरगाह, बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पर पानी के जहाज रुकते हैं, सामान लादा उतारा जाता है, उसको कहते हैं बंदरगाह या पत्तन। इनमें से कौन सा पत्तन भारत के पूर्वी तट में होता है, समुद्री किनारा पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। सन 2020 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी किताब में दिया है ये। पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, इसका आपका सही उत्तर है सड़क परिवहन। भारत में सबसे ज़्यादा होता है, इससे सड़क के द्वारा लोग जाते हैं आते हैं बहुत ज़्यादा। छठा, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों से या उससे ज़्यादा देशों के बीच में होता है व्यापार, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सातवां, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है किससे, ये महाराजमार्ग है अर्थात महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। महाराजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, बहुत बड़ा हाईवे होता है, इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा विभाग सीमा सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है, बी ऑप्शन सही, सीमा सड़क संगठन। नमा, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, ये सन 2026 में इस समय 18 है। इस समय भारत में रेल प्रखंडों की संख्या कितनी है, 18। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत किस वस्तु का निर्यातक अर्थात दूसरे देश को नहीं बेचता है, क्या चीज नहीं बेचता है, उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर, यूरिया डीएपी जो खेतों में डाली जाती है उसको उर्वरक कहते हैं। इसका भारत निर्यातक नहीं है, इसको बाहर से खरीदता है भारत। उर्वरक किसे कहते हैं, फर्टिलाइजर, खेतों में डाली जाने वाली खाद जैसे यूरिया डीएपी। सन 2022-2024 में यूपी बोर्ड में पूछा गया। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, बी वाला सही है, वायु परिवहन। इसके लिए बी वाला बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट है। 12वां प्रश्न, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका सही उत्तर है 1953 में। 13वां,
निम्न में से कौन से दो दूर स्थित स्थान उत्तरी दक्षिणी गलियार से जुड़े हैं? इसका उत्तर है श्रीनगर तथा कन्याकुमारी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, कन्याकुमारी तमिलनाडु की। ये दोनों जुड़े हुए हैं। उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी। यह दो दूर स्थित स्थान है, उत्तरी दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा चौड़ा सा रोड आया है, सड़क आई है। 14वां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? हल्दिया से इलाहाबाद तक। भारत के प्रमुख 4 रेलवे के मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित हैं? उनके नाम बताइए, नाम क्या क्या हैं? इसको हम पढ़ते हैं। भारत में 4 रेलवे के मुख्यालय हैं जो नीचे दिए हैं। दिल्ली में है, उसका नाम है बड़ौदा हाउस। नई दिल्ली में है ये क्या है? नई दिल्ली के अंदर मौजूद है। नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर बड़ौदा हाउस ये मौजूद है। नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर ये वाला है। ये उत्तर में मौजूद है। दूसरा, महाराष्ट्र में चर्चगेट क्षेत्र के पास है। ये मुंबई के अंदर है, पश्चिम भारत में स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का, पश्चिम बंगाल के अंदर है ये, फेयरली प्लेस, कोलकाता पूर्वी भारत में स्थित है ये। चौथा, तमिलनाडु, ये चेन्नई में है, दक्षिण भारत में स्थित है। ये आपके सभी अध्याय पूरे हो गए। यदि आपको सभी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अदर्स फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।